गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है, पैराडाइज ट्यूटोरियल स्ट्रांगली गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है फॉर द फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। एंड हम सभी टीचर्स अपनी प्रॉब्लम्स भुलाकर आप लोगों के लिए हर दिन क्लासेस का इंतज़ाम कर रहे हैं। और इसी की तरफ चलते हुए पैराडाइज ट्यूटोरियल्स ने अपनी ऑफिशियल ऐप को लॉन्च करा है। आप सभी ये सोच रहे होंगे कि इस ऐप से आखिर होगा क्या। लेक्चर्स तो हमें मिल ही जाते हैं, सब कुछ तो ऑनलाइन अवेलेबल ही है, तो फिर इस ऐप की क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको आपके इस सवाल का जवाब देता हूं। आप हमारी ऐप के थ्रू लाइव लेक्चर्स, कंप्लीट टॉपिक एनालिसिस, डाउट सेशन, असाइनमेंट्स, टेस्ट सीरीज आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल मिनिमल से चार्जेस में। इतना सब कुछ आपको मिल रहा है हमारी ऐप में, तो देर किस बात की है। अभी उठाइए अपना मोबाइल या लैपटॉप और डाउनलोड कीजिए हमारे ऑफिशियल ऐप को। आपको ऐप में मिलेंगे डिटेल लेक्चर, लाइव इंटरेक्शन विद द टीचर्स, डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज, नोट्स, काउंसलिंग फॉर योर फ्यूचर प्लानिंग, काउंसलिंग फॉर योर टाइम टेबल मैनेजमेंट। ऑलमोस्ट हर चीज मिल रही है, तो अभी एनरोल कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा इस ऐप का। बच्चों याद रखिएगा, पैराडाइज ट्यूटोरियल हमेशा आपके साथ है। आपका सिलेबस हमारी जिम्मेदारी है। चैप्टर नंबर 4 में लास्ट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हमारा रह गया है, उसी को कंप्लीट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास से हम आपको समझाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है और ये कैसे स्टार्ट की जाए। तो चलिए चलते हैं आज का लास्ट टॉपिक कराने के लिए, जिसका नाम है कैटलिस्ट एंड कोलिजन थ्योरी। तो आपको सबसे पहले मैं कराने जा रहा हूं कैटलिस्ट के बारे में कि कैटलिस्ट क्या होता है। तो कैटलिस्ट जिसके हम बारे में बात करेंगे आज, ये इसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं जो चैप्टर नंबर 5 में भी डिस्कस होंगी, चैप्टर नंबर 4 में भी डिस्कस हो रही हैं। तो पहले चैप्टर नंबर 4 वाली प्रॉपर्टीज की डिस्कस करते हैं। पहला, इट एनहांसेस द रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा? फास्ट भी कर सकता है, स्लो भी कर सकता है। जो चीजें फास्ट करती है उसको कैटलिस्ट बोलते हैं, और जो स्लो करती है उन्हें पॉइजन बोलते हैं। ठीक है, वो कैटलिस्ट जो रिएक्शन को स्लो करेंगे उन्हीं को हम नाम देते हैं पॉइजन, लेकिन जो रिएक्शन को फास्ट करते हैं वो तो हमें कैटलिस्ट बोलते हैं उन्हें। अब इसको हम कैसे समझते हैं? मान लो एक रिएक्शन थी, ए से बन रहा था प्रोडक्ट, ठीक है, ये टाइम ले रहा था मान लो 3 घंटे कंप्लीट होने में, रिएक्शन कंप्लीट होने में 3 घंटे टाइम ले रहा था। अब आपने क्या किया? आपने इस रिएक्शन को फास्ट करना चाहते थे, तो आपने इसमें एक सी डाल दिया, whereas this C is catalyst। आपने ये कैटलिस्ट इसमें ऐड किया, तो सेम रिएक्शन, रिएक्टेंट सेम रहा, प्रोडक्ट सेम रहा, ए रहा, प्रोडक्ट पी रहा, और सेम रिएक्शन 3 घंटे में ना होके वो 1.5 आवर्स में अगर कंप्लीट हो जाती है, तो इसका मतलब मेरे रिएक्शन का रेट जो है वो फास्ट हो चुका है बाय द एडिशन ऑफ this substance, and this substance is known as a catalyst. So what does a catalyst do? It enhances the rate of reaction. Rate of reaction को क्या कर देगा? फास्ट कर देगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट पे चलते। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कहता है it does not affect equilibrium। ये इक्विलिब्रियम को कोई भी असर नहीं डालता, बिल्कुल इक्विलिब्रियम पे इसका कोई असर नहीं होता। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इट प्रोवाइड्स अ लो एनर्जी पाथवे, अ लो एनर्जी पाथवे टू द रिएक्शन। ये क्या करेगा कि रिएक्शन को लो एनर्जी पाथवे प्रोवाइड करेगा, मतलब रिएक्शन की एनर्जी को थोड़ा सा कम कर देगा। ये हम ग्राफिकली भी समझेंगे इस पॉइंट को, तो थोड़ा सा वेट कीजिए इसका। फोर्थ पॉइंट क्या है? इट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी। ये रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देगा? कम कर देगा, एंड फास्टर केमिकल रिएक्शन। ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये पॉइंट आ जाते हैं पेपर में। ये सेम एज इट इज क्वेश्चन उठा हुआ आ जाता है कि डिस्क्राइब
द प्रॉपर्टी ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी को आप डिस्क्राइब कीजिए। आप क्या करेंगे, जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे की तरफ चलते हैं। तो बच्चों ये हमें पूरा ग्राफिकली समझना है कि ग्राफिकली हम इसमें कैसे जाएंगे। तो मैंने कहा पहले हम एक ग्राफ यहां पर डिस्क्राइब करते हैं छोटा सा, ये मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। यहां पर हम प्लॉट कर रहे हैं एनर्जी, ठीक है, और यहां पर हम प्लॉट कर रहे हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में आप रिएक्शन पढ़ना चाहते हो। तो मैंने यहां पर लिख दिया सिंपली रिएक्शन कोऑर्डिनेट, टेम्परेचर भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, कंसंट्रेशन भी हो सकती है, तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स लिख दिया मैंने। अब मैं कह रहा हूं कि तीन चीजें होती है एक रिएक्शन में, पहला रिएक्टेंट, उससे बन रहा प्रोडक्ट, ये पहली रिएक्शन है, ठीक है, इसके लिए टाइम लग रहा था ज्यादा। फिर मैंने कहा रिएक्टेंट, इससे बन रहा प्रोडक्ट, ये दूसरी रिएक्शन, लेकिन इसमें मैंने एक और सब्सटेंस ऐड कर दिया, दैट इज अ कैटलिस्ट। तो मैंने कहा कि कोई भी चीज रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में अपने आप, यानी जो रिएक्शन है वो अपने आप कब कन्वर्ट होगी, जब बेसिकली रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम। ऑब्वियसली यही होगा। हम क्या करते हैं, डेल्टा एच निकालते हैं और डेल्टा एच देखते हैं, इट इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, यही करते थे हम, ठीक है, एच ऑफ प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट। और इसके लिए अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो मैं क्या पढ़ाता था कि रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, रिएक्शन फास्ट होना क्रिएट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में से हाई एनर्जी किसका होगा, इस वैल्यू को अगर नेगेटिव लाना चाहते हो तो कैसे आएगा, जब रिएक्टेंट की हाई एनर्जी होगी और प्रोडक्ट की लो एनर्जी होगी। ये तो मैंने मैथमेटिकली आपको समझाया। अब समझते कॉन्सेप्चुअली, कोई भी चीज अपने आप को कन्वर्ट अपने आप ही कैसे करेगा प्रोडक्ट में, सिंपली जब वो हाई एनर्जी से अपने आप को लो एनर्जी में लेके आएगा तो वो अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने यही कहा कि रिएक्टेंट से वो किसमें कन्वर्ट होना चाह रहा है जी, प्रोडक्ट में। अब रिएक्शन में जो टोटल एनर्जी चाहिए होती है वो यहां से लेकर यहां तक की एनर्जी होती है, और इस एनर्जी को बोलते हैं आप थ्रेशहोल्ड एनर्जी। ये जो मेरे पास रिएक्शन की एनर्जी यहां से लेकर यहां तक, इस एनर्जी को आप नाम देते हो थ्रेशहोल्ड एनर्जी, ठीक है, आराम से समझना है इस ग्राफ को। अब मैंने कहा कि एक रिएक्टेंट है, इसकी यहां से यहां तक कोई एनर्जी होगी, तो दैट इज ER, एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। अब इसको पहले यहां तक पहुंचना है, इसको रिएक्टेंट को पहले यहां तक पहुंचना है। अब ये रिएक्टेंट यहां से यहां तक कैसे पहुंचेगा, सिंपल है, इतनी एनर्जी आपके पास अवेलेबल थी, अब इसको थोड़ी और एनर्जी चाहिए। तो दिस एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन, इस एनर्जी को जो ये रिएक्टेंट को चाहिए रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, मैंने आपको बताया था यहां से यहां तक की जो एनर्जी होगी उसको बोलेंगे आप एक्टिवेशन एनर्जी। दिस एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो यहां से यहां तक की एनर्जी को मैंने बोल दिया एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये ऐसे ग्राफ नीचे डिक्रीज करेगा, पहले मॉलिक्यूल्स जो थे उनके बॉन्ड टूटे और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, तो यहां से यहां तक बॉन्ड का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो देयर इज अ बॉन्ड डिसोसिएशन, इसलिए यहां पर एनर्जी चाहिए डिसोसिएट करने के लिए। और जब इधर की तरफ जा रहे हो तो नए बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, नए बॉन्ड फॉर्म होना, इन्हीं को बोलते हैं आप केमिकल रिएक्शन। तो यहां पर नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी वजह से जहां से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वहां से एनर्जी रिलीज होती है। तो ये ग्राफ नीचे की तरफ चला गया और ये ग्राफ ऊपर की तरफ चला गया। तो एनर्जी रिक्वायर्ड अभी जो चाहिए रिएक्शन को वो है EA। अब देखना, एक मैं क्या कहता हूं कि एक बंदा है जिसको मैं बोल रहा हूं भाई तुझे यहां से इधर जाना है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, पहले इधर चढ़ेगा 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 चढ़ेगा, इस पे पूरा पास होगा। अब मैं उसको दूसरा टास्क देता हूं कि आपको यहां से इधर जाना है, लेकिन अब ये पार करना है, इतना हर्डल पार करना है। वो क्या करेगा, सिंपली यहां से जंप लगाएगा, यहां आ गया। तो रिएक्शन फास्ट कहां हो रही है, दोनों में रिएक्शन फास्ट कहां हो रही है, जहां पर ये बैरियर ज्यादा है, बड़ा बैरियर है, वहां पर रिएक्शन स्लो है, और जहां रिएक्शन छोटा है, बैरियर छोटा है, वहां रिएक्शन क्या है, फास्ट है। सेम तरीका यहां लगता है। ये कैटलिस्ट क्या करता है,
कि इस बैरियर को थोड़ा सा कम कर देता है और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी को नहीं छेड़ता। ये क्या करता है कि बैरियर की एनर्जी जो है वो कम कर देता है, यानी अब जो एनर्जी चाहिए वो मान लो E डैश चाहिए। एट दिस E डैश इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी ड्यूरिंग ए कैटलिस्ट। जो हमने यहां पर कैटलिस्ट ऐड किया तो उस टाइम पे जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए वो ये है। और ऊपर की तरफ जो आप देखोगे वो एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी है, विदाउट कैटलिस्ट। तो यहां पर जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो है विदाउट कैटलिस्ट। तो ये आपका पूरा एक ग्राफ था जो एक्सप्लेन करना था कि कैसे एक कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट करता है। कैसे करता है, बाय डिक्रीजिंग इट्स एक्टिवेशन एनर्जी। दूसरा हमने बताया कि इट प्रोवाइड्स लो एनर्जी पाथवे टू द रिएक्शन। देखो पहले हाई एनर्जी चाहिए था, अब लो एनर्जी पे हो रहा है रिएक्शन। हमने कहा इट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। बेटा जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी तो सेम है, इसने इसको तो इफेक्ट नहीं किया तो इक्विलिब्रियम को भी नहीं अफेक्ट करेगा। इट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी एंड फास्ट एज अ केमिकल रिएक्शन। फास्ट करेगा केमिकल रिएक्शन को बाय डिक्रीजिंग इट्स एक्टिवेशन एनर्जी। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो आज की क्लास का और इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक होगा। तो बच्चों कोलिजन थ्योरी को बहुत ही आराम से बहुत ही ध्यान से समझना है। कोलिजन थ्योरी कहता है कि दो मॉलिक्यूल जब तक आपस में टकराएंगे नहीं ना तब तक वो रिएक्शन हो नहीं सकता। तो सबसे पहले उनका कोलाइड होना बहुत जरूरी है। रिएक्शन को करवाने के लिए कोलिजन दो टाइप के होते हैं। पहला कोलिजन जो होता है उसको बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन, दूसरा कोलिजन जो होता है उसको बोलते हैं इनइफेक्टिव कोलिजन। तो ये इफेक्टिव क्या है और इनइफेक्टिव क्या है, सबसे पहले एग्जांपल से समझेंगे, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बेटा एग्जांपल कुछ ऐसा है कि आप मान लो एक बंदे से जाके टकरा गए, तो दो केस हो सकते हैं। पहला केस हो सकता है कि वो बंदे को आप जानते नहीं, वो अपने रास्ते चला गया, आप अपने रास्ते चले गए, तो इसमें कोई इंटरेक्शन बेसिकली हुआ नहीं ज्यादा, तो हम उसको केस को बोलते हैं इनइफेक्टिव कोलिजन, मतलब कोई फायदा हुआ नहीं। दूसरा केस ऐसा हुआ, आप किसी बंदे से रोड पे चल रहे थे और टकरा गए, वो आपका दोस्त निकला और जो कि बहुत दिनों बाद आपको मिला था, अब आपकी उससे बात होने लगी और बात होते होते नंबर एक्सचेंज हुए और मतलब जुड़ गया रिश्ता। तो ये वाला जो कोलिजन है इसको बोलेंगे इफेक्टिव कोलिजन। तो हम कह रहे हैं मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है A2 जिसको B2 के साथ रिएक्ट करना है। ये क्या करेगा, सबसे पहले मान लो ये A2 मॉलिक्यूल है, ये B2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब दो तरीके हो सकते हैं, पहला ये कोलाइड करे, A2 और B2 आपस में कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि दो टाइप के कोलिजन हो सकते हैं, पहला B2 अपने रास्ते चला गया और A2 अपने रास्ते चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस केस में हम इसे बोलेंगे इन अफेक्टिव कोलिजन, कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ये नॉन इफेक्टिव कोलिजन, ज्यादा बेटर है, नॉन इफेक्टिव कोलिजन। अब मैं कह रहा हूं जैसे ही दूसरा कोलिजन आएगा तो यहां पर कोलिजन के बाद मान लो प्रोडक्ट बन जाता है, ये बन जाता है, तो मैं इसे नाम दूंगा इफेक्टिव कोलिजन, और इसी के बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो एक कोलिजन थ्योरी आपको पूरा मैकेनिज्म समझाती है कि कैसे एक रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी। इसको और समझना पड़ेगा, और समझते हैं इसको, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। मान लीजिए एक रिएक्शन है H2 प्लस I2 से बन रहा है 2HI, ये बन रहा है, ठीक है, मतलब HI प्लस HI ये बन रहा है। अब कह रहा है इसका रिएक्शन मैकेनिज्म बना के दिखाओ ऑन द बेसिस ऑफ कोलिजन थ्योरी। कैसे बनाएंगे, आसान है। H2 को मैं लिखता हूं HH, I2 को मैं लिखता हूं I और I, ये लिखता हूं। एक केमिकल रिएक्शन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ ओल्डर बॉन्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का क्रिएट होना, दैट इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। यहां पर हम वही अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सो दैट ये पुराने बॉन्ड इसके टूट जाए। ग्राफिकल भी समझ लेते हैं। मैंने कहा रिएक्टेंट के पास सो एंड सो एनर्जी थी, तो मैंने बोला ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है।
अब मैंने इसे और एनर्जी प्रोवाइड करी सो दैट ये इनिशियल बॉन्ड जो है इसके ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाए। और इनिशियल एनर्जी जो हम प्रोवाइड करते हैं रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, उसे क्या कहते हैं हम? एक्टिवेशन एनर्जी। तो मैंने इसे सो एंड सो एक्टिवेशन एनर्जी यहां पर प्रोवाइड कर दिया, यहां से लेकर यहां तक। दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी जो मैंने प्रोवाइड किया है। अब एक स्टेज ऐसी आती है जब HI ये पुराने बॉन्ड जो है वो टूटने की कोशिश कर रहे हैं, पुराने बॉन्ड जो है वो टूटने की कोशिश कर रहे हैं, और नए बॉन्ड जो है वो फॉर्म होने की कोशिश कर रहे हैं, बनने की कोशिश कर रहे हैं यहां पे। तो जो पुराने बॉन्ड टूटने की कोशिश करते हैं, ब्रेकडाउन होने की कोशिश करते हैं और नए बॉन्ड बनने की कोशिश करते हैं, इस स्टेट को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। ये बोलते हैं इसको, यहां पर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो चुका है। इधर की तरफ देखोगे तो यहां पर ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है, यानी इस टॉप पर जो आएगा वो आएगा इंटरमीडिएट। अब मैं कह रहा हूं कि थोड़ी देर बाद क्या होता है, नए बॉन्ड बिल्कुल बन जाते हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट हो जाता है, HI प्लस HI, इनके बीच में फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट हो गया। तो अब क्या होगा, जहां पर भी बॉन्ड बनता है वहां से क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, वही एनर्जी अब यहां से रिलीज हो जाएगी, सो दैट द प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो दिस इज द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ दिस कोलिजन थ्योरी, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए और ये हमारा चैप्टर करता है खत्म। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं YouTube पर अब से सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टॉपिक्स ही पढ़ाऊंगा और उसके साथ उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कराऊंगा। अगर आपको हमारे डिटेल लेक्चर चाहिए, अगर आपको प्रॉपर पूरी चीजें चाहिए, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। उसमें आपको मिलेंगे 2 कोर्स, पहला है एमेच्योर कोर्स, दूसरा है एडवांस कोर्स। एमेच्योर कोर्स और एडवांस कोर्स दोनों ही बहुत ही मिनिमल चार्जेस में है अवेलेबल। आप जल्दी से जल्दी ऐप को डाउनलोड करके एक मैसेज कीजिए हमको, ताकि हम आपको किसी रिस्पेक्टिव बैचेस में ऐड करें। तब तक के लिए हमारा वीडियो लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए टाटा बाय बाय।